नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने परिवार के सदस्यों सहित शिमला जिला के छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास रिट्रीट भवन का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ITI शाहपुर में राज्य के पहले ड्रोन पायलट स्कूल का किया उद्घाटन। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल में भाजपा के मिशन रिपीट का किया दावा। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के सम्मान समारोह को किया संबोधित। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल करियर सेंटर खोलने की घोषणा। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने परिवार के सदस्यों सहित शिमला जिले के छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास रिट्रीट भवन का अवलोकन किया। प्रवास के दौरान राज्यपाल ने रिट्रीट के रेजिडेंस स्टाफ से बातचीत की। कर्मचारियों ने उन्हें रिट्रीट में संचालित विभिन्न गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विधानसभा शाहपुर के चंबी पहुंचने पर प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य कमल शर्मा की अगुवाई में ढोल नगाड़ों की थाप पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जिला कांगड़ा के शाहपुर स्थित दरगेला पंचायत में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड काल के दौरान ट्रांसपोर्टरों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और ट्रांसपोर्टर लगातार सरकार से कर माफ करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर को रियायत देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए करीब 160 करोड़ रुपए की रियायत बरती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 20 महीने का कर माफ किया है और ऐसा करने वाला हिमाचल पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विधानसभा शाहपुर के चंबी पहुंचने पर प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य कमल शर्मा की अगुवाई में ढोल नगाड़ों की थाप पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपस्थित जनसभा को संबोधित भी किया। हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को है तो बिल्कुल आर्थिक रूप से बिल्कुल प्रभावित हुआ और उसके कारण उनको कठिनाई के दौर में से निकालने के लिए मदद करनी चाहिए। हम सोचते तो रहे लेकिन कितने तक कर पाएंगे, ये सारी चीज को लेकर के बहुत कठिन हो गई पूरे देश भर में, क्योंकि कोविड तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में आया, पूरे देश भर और पूरे देश भर में अगर ट्रांसपोर्टर को अगर टैक्स की माफी हुई है, उनको सहयोग हुआ है, मदद हुई है, तो मैक्सिमम वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 12 महीने की हुई है, 1 साल की हुई है। लेकिन जब हमने इस बात को देखा कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ ये वर्ग हमारा, मदद थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश संभवतः पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां पर हमने 20 महीने के लिए आपको और उसमें लगभग 160 करोड़ के करीब जो है, अब जो मदद आप तक हम पहुंचा सकते, जो मदद कर सकते, तो हमने करने की कोशिश। और उसके बाद हमने ये भी तय किया आपके बाद तो जो पहले कैबिनेट की बैठक, कई लोग बोलते हैं कि चुनाव आया इसलिए कर रहे हैं, चुनाव आया इसलिए नहीं कर रहे हैं। हमने कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लिया था कि हिमाचल प्रदेश के बुजुर्गों के लिए 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया था। अब हमने वो तय कर दिया 70 नहीं 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन, और घर में गैस का चूल्हा पहुंचाएगा। 3,25,000 गैस के चूल्हे घर में पहुंचाए। नया गैस का कनेक्शन कोई लेगा तो उसको हम 3 सिलेंडर फ्री देंगे।
अगर किसी ने कनेक्शन लिया है, एक सिलेंडर लिया तो उसको 2 देंगे। इस प्रकार से हमने आने वाले समय में कुछ चीजों को सोचा और एक नहीं अनेक चीजों को लेकर के हमने हिमाचल प्रदेश में हमने प्रयत्न किया है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो छोटी बसें, जो छोटी सड़कें हमारी, जहां पर हमारी छोटी गाड़ी चलेगी, जिसको हमने पिछले बार बजट में अनाउंस किया था 18 सीटर जो गाड़ी चलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जहां पर 18 सीट वाली गाड़ी चलेगी, छोटी गाड़ी चलेगी। उनको पासिंग का कोई प्रावधान नहीं था, हमने कहा उसके लिए पासिंग का भी प्रोविजन होगा। और उस तरह से फिर हमने ये भी तय किया कि उन पर जो है, तो हमारे नौजवान है, उन नौजवानों को छोटी गाड़ी चलाने के लिए रूट पे हम अलॉट करेंगे, परमिट देंगे उसके लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि 107 रूट शायद मेकर में एडवर्टाइज कर दिए गए और बहुत जल्दी और भी पूरे प्रदेश भर में और भी रूट दे करके जो है नौजवानों को लाभ देंगे। वहीं प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य कमल शर्मा ने कहा कि जिस तरह से भाजपा पार्टी ने 4 प्रदेशों में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की है, उसी प्रकार इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में भी भाजपा भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी और हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर काबिज होगी। उन्होंने बताया कि आज युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों द्वारा मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जिस तरह से चारों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है और यहाँ पर भी सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। और यहाँ पर आज हमें पता लगा था कि बस ऑपरेटर यूनियन और टैक्सी ऑपरेटर यूनियन द्वारा सीएम को सम्मानित किया जा रहा है। तो जैसे हमें इसकी सूचना मिली, हमने कल प्रयास किया और यहाँ आपके सामने हैं, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग उनके स्वागत के लिए मेरे साथ आए हैं और उनका हम धूम धमाके के साथ यहाँ स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का। नहीं, हमारी ओर से तो कुछ मांग नहीं है, हम तो सिर्फ स्वागत के लिए आए हैं। मेरे साथ जो जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, हम मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हैं। आपके सामने यहाँ से लेकर वहाँ तक लंबी लाइन लगी है और सैकड़ों हज़ारों तक कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और हम अपने मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। वो हमारे विधानसभा शाहपुर क्षेत्र में आए हैं और इसी के साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो आने वाले चुनाव है 6 महीने बाद जो हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं, उसके लिए पूरी तरह से तैयार डटे खड़े हैं। और हम जैसे बाकी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है, वैसे ही हम हिमाचल प्रदेश में जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल दोबारा से सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश में वहां प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। जिला कांगड़ा के शाहपुर स्थित दरगेला पंचायत में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड काल में प्रदेश में ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा जो प्रभावित ना हुआ हो। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स की हालत बेहद खस्ता हो चुकी थी। लॉकडाउन के कारण ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं उतर पाया। स्थिति में इन ट्रांसपोर्टर्स पर कर का कर्जा बेहद ज्यादा बढ़ गया और इनकी ओर से लगातार सरकार से इस कर्ज को माफ करने और उन्हें रियायत देने की लगातार मांग की जा रही थी। उसी के मद्देनजर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन्हें करीब 160 करोड़ रुपए की रियायत बरती है, जिससे इन लोगों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें इस बात का ध्यान है कि देश के बाकी राज्यों में जहां भी निजी ट्रांसपोर्टर्स का टैक्स माफ किया गया है, वो महज 1 साल की समय अवधि का ही रहा, मगर हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन ट्रांसपोर्टरों का पूरे 20 महीने का कर माफ कर दिया है और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश भर में पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में इन ट्रांसपोर्टर्स का सरकार को बेहद सहयोग रहा, तो ऐसी स्थिति में फिर सरकार भला इन लोगों की क्यों ना सुनती। तो इसी के तहत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के निजी बस ट्रांसपोर्टर संघ को इतनी बड़ी रियायत बख्शी है ताकि इन लोगों की यातायात व्यवस्था पटरी पर लौट सके। बस ऑपरेटर की ओर से इस बात के लिए एक आग्रह था कि जो मदद हम इनकी कर पाए हैं कोविड के संकट में, जो उनको कठिनाई का दौर का सामना करना पड़ा, तो उसमें जो मदद की है उस मदद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हम एक बार आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आज इनके इस कार्यक्रम में आए, जिनने बहुत गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन स्वागत किया और बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं भी इनका धन्यवाद करता हूँ और निश्चित रूप से लगभग 160 करोड़ रुपए की राहत हमने जो है वो
प्राइवेट ऑपरेटर्स को इस कोविड के संकट में दी है, सबसे बड़ी। बाकी राज्यों में जो राहत दी है वो 12 महीने की दी है, हमने 20 महीने की दी है। हाईएस्ट मुझे लगता है कि पूरे देश भर में अगर किसी राज्य में अगर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को अगर कोई मदद हुई है तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर उस पर है। और इन भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग भी रहा उस संकट के क्षण में, इसलिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के साथ काफ़ी अरसे से, क्योंकि सारा नेतृत्व 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त था और स्वाभाविक रूप से लंबे समय से जाना नहीं हो पाया, तो प्रदेश से जो जितने भी हमारे विकास के प्रोजेक्ट्स हैं जो केंद्र में, जिनको और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, उस संदर्भ में मैं गया था। मैं वहाँ जा कर के मिल के गया है मंत्रियों को, और मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छी तरह से सबसे मुलाकात हुई है। बहुत सार्थक रहा आपका ये टूर। ड्रोन आधुनिक युग की तकनीक है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित कर रोजमर्रा के कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में राज्य के पहले ड्रोन पायलट स्कूल का उद्घाटन करते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि ड्रोन एक नवाचार तकनीक है जिसे फसलों पर निगरानी रखने के अतिरिक्त कीटनाशक के छिड़काव आदि के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ITI शाहपुर में राज्य के पहले ड्रोन पायलट स्कूल का उद्घाटन किया। ड्रोन आधुनिक युग की तकनीक है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित कर इसे रोजमर्रा के कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में राज्य के पहले ड्रोन पायलट स्कूल का उद्घाटन करते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि ड्रोन एक नवाचार तकनीक है जिसे फसलों पर निगरानी रखने के अतिरिक्त कीटनाशक के छिड़काव आदि के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य सरकारों को ड्रोन तकनीकों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ये ड्रोन पायलट स्कूल क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा। उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर, पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू, जिला भाजपा अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग, जिला परिषद अध्यक्ष रमेश बराड़, निदेशक तकनीकी शिक्षा विवेक चंदेल, उपायुक्त कांगड़ा निपुण जिंदल, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर खुशाल चंद शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि ड्रोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आज विधिवत यहाँ पर एक शुरुआत हुई है। शाहपुर एक बहुत पुराना हमारा जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ के बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के जो है वो टेक्नोलॉजी में अपनी भूमिका निभाते हुए यहाँ इस संस्थान का भी नाम रोशन किए हैं और प्रदेश का नाम भी रोशन किए हैं। और ख़ास तौर से जो ड्रोन नई टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में और रेवेन्यू सेक्टर में बहुत बड़ा आने वाले समय में एक परिवर्तन होगा कामकाज की दृष्टि से, उसकी एक शुरुआत हो रही है। और उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में अब की बार बजट में भी घोषणा की। हम 4 ड्रोन सेंटर जो है ट्रेनिंग सेंटर जो है हिमाचल प्रदेश में खोलेंगे जहां बच्चों को ट्रेनिंग होगी और उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर आने वाले समय में फिर वो बच्चे जो है इसका उपयोग करके जो है एक नई दिशा में जा कर के काम करने की स्थिति में हो पाएंगे। बिलासपुर में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय डंगार में आयोजित पुरस्कार वितरण एवं महाविद्यालय अधिग्रहण समारोह में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राजेंद्र गर्ग ने कहा कि संस्कृत हमारी मूल भाषा है और विश्व में सबसे पुरानी भाषा माने जाने वाली संस्कृत अनेकों भाषाओं की जननी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने राजकीय संस्कृत महाविद्यालय डंगार में पुरस्कार वितरण एवं महाविद्यालय अधिग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश संस्कृत परिषद ने कोरोना काल में संस्कृत विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की 9 राज्य स्तरीय विद्यालय संस्कृत प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आयोजित कर सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारी मूल भाषा है। विश्व में सबसे पुरानी भाषा मानी जाने वाली संस्कृत अनेकों भाषाओं की जननी है। उन्होंने कहा कि भारत में मुगलों और अंग्रेजों ने गुलामी काल में हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए अनेकों विसंगतियां लाई, परंतु भारत गुलामी के बावजूद भी भारत बना रहा और इसकी विश्व गुरु की पहचान
कायम रही। प्रदेश संस्कृत अकादमी के द्वारा जो प्रतियोगिता करवाई गई थी प्रदेश स्तर की, उसके लिए यहाँ पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ ढंगार स्थित संस्कृत महाविद्यालय के अंदर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे संस्कृत अकादमी के डायरेक्टर श्री पंकज जलाली जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे और मैं इन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार प्रदेश के अंदर हमारी संस्कृत भाषा को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा घोषित किया है और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर एक संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है और साथ ही संस्कृत को स्कूली शिक्षा से जोड़ने का भी निर्णय जो है हमारी सरकार ने लिया है। इस प्रकार हमारी सरकार लगातार संस्कृत भाषा को प्रदेश के अंदर सुदृढ़ करने का लगातार प्रयास कर रही है। शिमला जिले के रामपुर में हमारा बुशहर वैभवशाली और परोपकारी बुशहर के नाम से प्रशासन ने मुहिम शुरू की है, जिसका शुभारंभ जिलाधीश आदित्य नेगी ने किया। इस मुहिम के तहत हमारा बुशहर वॉलंटियर्स की एक बड़ी टीम तैयार की गई है, जो समाज कल्याण के लिए कार्य करेगी। शिमला जिले के रामपुर बुशहर में हमारा बुशहर वैभवशाली और परोपकारी बुशहर के नाम से प्रशासन ने मुहिम शुरू की है। इस सेवा में हमारा बुशहर वॉलंटियर्स की एक बड़ी टीम तैयार की गई है, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के समाज सेवा से जुड़े लोगों को शामिल किया जाएगा। जिलाधीश शिमला ने रामपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज से विधिवत शुरुआत की। शुरू किए अभियान में वैभवशाली और परोपकारी बुशहर के तहत बुजुर्गों और असहाय लोगों की सेवा। दूसरा अभियान एम्बेसडर ऑफ बुशहर, जिसके तहत लोगों को प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाएगा जो लोग धर्मार्थ में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। इसी के साथ एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिससे रामपुर प्रशासन द्वारा समाज सेवा से जुड़े कार्यों को अंकित किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे। रामपुर एसडीएम सुरेंद्र मोहन के प्रयास से डीएसपी चंद्रशेखर कायथ और बीडीओ अभिषेक गर्ग सहित अधिकारियों की टीम के मार्गदर्शन में ये वॉलंटियर काम करेंगे। आदित्य नेगी ने बताया कि ये प्रयास सराहनीय है, इससे समाज को नई दिशा मिलेगी। हमारा जो रामपुर बुशहर का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको कि एसडीएम साहब हेड करते हैं, ये टाइम टू टाइम बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। आप लोगों को मालूम है, क्योंकि हर इनिशिएटिव में आपको भी इनवाइट किया जाता है, आपको भी जो है सूचना दी जाती है। तो इसी कड़ी में जो है इन्होंने बहुत ही अच्छे 2 इनिशिएटिव लिए हैं। इसमें एक तो एम्बेसडर ऑफ बुशहर जो है एक स्टार्ट किया है इन्होंने, उसके अलावा बुशहर वैभवशाली परोपकारी बुशहर का जो इनिशिएटिव है स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने शिमला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि छठे वेतन आयोग के लागू होने से हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को भारी नुकसान हुआ है और इसी सिलसिले को लेकर उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव से भी मुलाकात की है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि छठे वेतन आयोग के लागू होने से हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी सिलसिले में कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रमोद सक्सेना से उनके कार्यालय में भी मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सभी बातों पर चर्चा कर अभी तक की स्थिति को जानने का प्रयास किया और अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई न होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कमेटी गठित की है, उस कमेटी की ना तो कोई बैठक हुई है और ना ही उसमें कोई आगामी कार्रवाई हो पाई है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि बैठक न होने की वजह से जो हमारी मांगे हैं, जिसमें 2 साल के राइडर को खत्म करना और इनिशियल स्टार्ट की बहाली करना, जो कि 27 सितंबर 2012 की अधिसूचना के कारण वेतन संशोधन के दौरान लगाई गई थी और पंजाब से हटकर थी, उसे हटाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। साथ ही साथ 4-9-14 टाइम स्केल, जिसको लेकर महासंघ मांग कर रहा था, इस संदर्भ में दिनांक 26/2/2013
7/7/2014 और 9/9/2014 की अधिसूचना को समाप्त कर 2009 की अधिसूचना के अनुसार 4/9/2014 की बहाली कर सभी कर्मचारियों को उसका लाभ देकर वर्तमान फिकेशन में उसकी गणना कर उसका लाभ देने की मांग की गई है, जिस पर वित्त विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अब भी नहीं मानती है तो वे न्यायालय के माध्यम से भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, जिससे लाखों कर्मचारियों के नुकसान की भरपाई की जा सके। हम सीधा इस प्रेस वार्ता को शुरू करते हैं और ये प्रेस वार्ता क्यों रखी गई है उसका मुख्य उद्देश्य है, जिस तरह से हमने ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया था, इसका गठन किया था, छठे वेतन आयोग की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए, और उसमें मुख्यतः हमने जिस तरह से सरकार को डिमांड चार्टर दिया था, अल्टीमेटम दिया था, और उसके बाद सरकार ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और हमें आगे संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह से कर्मचारियों को डराया जा रहा है उससे डरने वाले नहीं है। इससे ये मैसेज जा रहा है कि सरकार बौखलाई हुई है, सरकार को कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्ड हुआ है, उस प्रेशर से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के हथकंडे, शो कॉज नोटिस या कुछ और इंक्वायरी करना, कुछ और तरह के हथकंडे अपनाना जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर मैं कोई चर्चा आज नहीं करने वाला हूँ। वक्त आने पर उन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे, पर आज हम अपने मुद्दों से नहीं भटकेंगे। हमारा मुद्दा जो है वो बड़ा स्पष्ट है और सरकार कोशिश करेगी हम भटक जाए, हमारा ध्यान भटक जाए, हमारी एनर्जी कहीं और लग जाए। हम उस एनर्जी को कहीं और लगाने वाले नहीं है, हम सरकार को बताने वाले हैं आप हमें जो मर्जी कर दो, हमारा फोकस केवल और केवल मात्र लोगों के, कर्मचारियों के हितों को उनको सुरक्षित करने पे रहेगा। हम उस पर काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को 16 साल से भत्ते नहीं मिले और पंजाब ने जिस दिन पे कमीशन लागू किया 2017 में जुलाई में, उसी दिन उसके साथ ही भत्तों की अधिसूचना की और उनके भत्ते कितने हैं 8%, 10%, 8%, 12%, 16% और 24% बेसिक के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी को 24% तक वो HRA दे रहे हैं और दुनिया भर के भत्ते पंजाब के अंदर मिलते हैं। या सेंटर के भत्ते आप देखेंगे तो क्या हम मांग कर रहे हैं, क्या हम गलत मांग कर रहे हैं कि हिमाचल के कर्मचारियों को भी अलाउंसेस जो है उसकी नोटिफिकेशन हिमाचल सरकार करे, अनाउंस करेंगे कि हम जो है जो भत्ते है अलाउंसेस है हिमाचल में उसको भी हम उसके साथ देने वाले और कब देने वाले हैं। बजटीय भाषण में कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि जो 2 साल का राइडर है क्या वो राइडर हट जाएगा क्योंकि वो न्याय संगत नहीं है, वो कहीं टिकने वाला नहीं है, उसका इंतजार कर रहे थे। जो इनिशियल स्टार्ट खत्म किया है हिमाचल में, पंजाब में नहीं हुआ, उसी की वजह से अनोमली आई है। अगर आज 2 साल का राइडर बहाल भी कर देते हैं तब भी कर्मचारियों को बहुत से, अगर मैं आपको एग्जांपल दिए, मैं आज एग्जांपल पे भी नहीं जाऊंगा, बहुत हमने इसको एलोबरेट किए है कैलकुलेशन के साथ। तो अगर 2 साल का हम राइडर हटा देते हैं विदाउट इनिशियल स्टार्ट तो भी बहुत से कर्मचारी जो है 2 साल बाद जो इनिशियल सेट किया हुआ है अभी एट प्रेजेंट वहाँ भी नहीं पहुँचने वाले हैं। तो जो हमारे नियम है, जो हमारा रूल्स है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी बहुत जगह आई है, हमने उस संदर्भ में भी बात की है इसको जान के, वो ये बोलता है कि किसी कर्मचारियों को आप जो एक्चुअल बेसिक जो सैलरी थी उसे पीछे नहीं कर सकते। हमारा ये मानना है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो 31/12/2015 की एक्चुअल बेसिक थी कर्मचारियों की, उसके ऊपर यूनिफॉर्म 2.59 राइडर लगाया जाए। इसके ऊपर भी हम संघर्ष करेंगे। एक नई संघर्ष, हमने एक नीतिगत संघर्ष कर्मचारियों के लिए रखा है। इसके ऊपर हम सरकार को प्रयास करेंगे, सरकार इस बात को माने और जो यूनिफॉर्म राइडर है उसको सबके लिए लगाए। अगर ये बात नहीं बनती है तो इसको हम न्यायालय में भी चुनौती देंगे, क्योंकि ये कहीं भी नहीं ठहरता कि आप किसी कर्मचारियों को 10 साल बाद पीछे लाए फिर उसको जो है वो नया पे कमीशन दे। कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आने के बाद सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे, और इस बीच में एनपीएस कर्मचारियों का आंदोलन हुआ। लगा कि मामला बिगड़ने वाला है तो सरकार ने सर्कुलर जारी किया और इसके दौरान जो एफआईआर एनपीएस कर्मचारी संगठन के नेताओं पर की गई है, संयुक्त कर्मचारी महासंघ और एनजीओ फेडरेशन, मुख्यमंत्री से स्पष्ट मांग है कि मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2.5-3 लाख कर्मचारी प्रदेश का संचालन करता है। एफआईआर को तुरंत प्रभाव से सरकार निरस्त करे। भावनाओं को समझने की बजाय अगर इस प्रकार से एक्शन करेंगे तो कर्मचारी अपना एक्शन करने पर मजबूर होंगे। हम इसकी निंदा करते हैं और इस एफआईआर को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और आगे सेशन के बाद अप्रैल महीने में कर्मचारी नेतृत्व और सामूहिक तौर पर हम और संगठनों से बात कर रहे हैं, इस पर बड़ा एक आंदोलन प्रदेश के अंदर होगा।
पंजाब विधानसभा चुनाव में दमदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में ताल ठोक दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शिमला में शनिवार को प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है, उसी तरह हिमाचल में भी सभी विधानसभाओं में अपने अपने उम्मीदवार उतारकर पार्टी जीत दर्ज करेगी। पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत से हिमाचल में भी सियासत गरमाने लगी है। पंजाब के बाद हिमाचल के आप नेताओं को अब हिमाचल में भी करिश्मा होने की उम्मीद है। पंजाब में मिली बम्पर जीत से पार्टी के हौसले बुलंद हैं। शिमला पहुंचे आप नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी को आम जनता का सहयोग मिला है। इससे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। शिमला के खलीनी बाईपास स्थित आप कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी हिमाचल की सभी 68 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ेगी। हिमाचल में आपका मुकाबला भाजपा से ही होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से आपको कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से लिखे पढ़े लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हिमाचल में भी शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त करेगी। शिमला नगर निगम चुनाव भी लड़ेगी। सत्येंद्र जैन ने कहा कि जल्द दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल आएंगे। आम आदमी पार्टी ने देश के इतिहास में पहली बारी काम के ऊपर, सिर्फ काम के ऊपर पंजाब के अंदर इलेक्शन जीता है, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अभी तक राजनीतिक मुद्दों पे होती थी, पार्टियों के नाम पर होती थी, पार्टियों के इतिहास पर होती थी। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर इलेक्शन लड़ा, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बिजली, पानी, महिलाओं की एम्पावरमेंट के ऊपर। तो लोगों ने काम के ऊपर वोट दिया। दिल्ली जो मॉडल था, दिल्ली के ऊपर जो काम हो रहा था, उसको देखते हुए पंजाब की जनता ने 117 में से 92 सीटें दी, जो कि पंजाब के अंदर इतिहास है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। मैं पंजाब का और सभी देशवासियों का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये इतनी ऐतिहासिक जीत दी हमें। पंजाब के साथ साथ हिमाचल भी जुड़ा हुआ है। हिमाचल का बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब से टच करता है। अब दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया कि हिमाचल प्रदेश में हम पूरी दमखम के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी ने जैसे पंजाब के अंदर लोगों के सामने अपना दिल्ली मॉडल पेश किया, अब हम हिमाचल के अंदर दिल्ली मॉडल तो पेश करेंगे। तब तक इलेक्शन होंगे, पंजाब में भी काम होने स्टार्ट हो जाएंगे, पंजाब के भी कामों को सामने रखा जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर अपनी सरकार बनाएगी और एक हिमाचल के अंदर जो काम होने चाहिए थे, उन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिएगा, मैं एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ। देखो, हमारी पार्टी अभी छोटी पार्टी है और हम पूरी शिद्दत से एक साथ 10 जगह इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में वोट नहीं मिली, वोट मिली है। और हमने पंजाब के अंदर पूरी एनर्जी को फोकस किया था, क्योंकि ऐसा होता है कि एनर्जी को 10 जगह फोकस कर दीजिएगा तो फिर डिवाइड हो जाती है। हमारी पार्टी अभी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। हमने पंजाब में पूरी फोकस करके, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे शिद्दत से इलेक्शन लड़ा और वहाँ के रिजल्ट आपके सामने है। अब हिमाचल में भी ऐसे लड़ेंगे। देखो, मुझे क्या लगता है कि आज आप कह रहे हैं, एक साल पहले तो पंजाब में भी यही बात पूछ रहे थे। पंजाब में भी एक साल पहले कुछ भी नहीं था। तब मैं जब मीडिया से बात कर रहा था, कहते पंजाब के अंदर तो कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है, पंजाब के अंदर आपके कोई विज़न नहीं है, पंजाब के अंदर आपके पास लोग नहीं हैं, सब कुछ होगा। और ऐसा बात नहीं है, हमारे पास है। आपको कैसे पता लगा कि नहीं है? ऑलरेडी 68 विधानसभाओं के अंदर हमारा संगठन बन चुका है। सभी विधानसभा में हमारा ग्राउंड के ऊपर संगठन तैयार है और उसको आगे एक्सपेंड किया जाएगा। देखो, पहली बात तो लोगों को लग रहा था इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। आज मैंने यहाँ पे आके डिक्लेयर किया है कि आम आदमी पार्टी पूरी फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ, पहले पंजाब था, पंजाब के बाद हिमाचल की बारी है। अब हिमाचल की बारी है, हम क्लियर कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे तभी लोगों का उत्साह बढ़ता है, तभी सामने आते हैं। और आप देखिए इसका असर कितना आएगा। देखिए, एग्रीकल्चर तो बैकबोन है, उसको तो बिल्कुल ध्यान देना ही पड़ेगा। एग्रीकल्चर के साथ जैसे मतलब जितनी भी हमारे टूरिज़्म है, टूरिज़्म का भी पूरा हिमाचल प्रदेश को ऐसे देखें तो जैसे बहुत बड़े अच्छे स्विट्ज़रलैंड को देख लीजिए, उससे सुंदर हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर संभावनाएं हैं, पूरी इसको प्रमोट किया जाएगा, एग्रीकल्चर के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। मैंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य बेसिक्स हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो इसका कुछ हो नहीं सकता। देखो, मैं आपको बताऊँ को
ये ना बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अब बड़ी तकलीफ हो गई है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, मुझे उस पर कमेंट करने की आवश्यकता है नहीं। पर हाँ, हमारे पास एक स्पेशलिटी जरूर है। बीजेपी को हराने का मंत्र हमें आता है। दिल्ली में एक बार ही नहीं, हमने 3 बार हरा के दिखाया उनको, और हमें पता है कैसे हराना है। हमें पता है कि किस तरीके से हरा सकते हैं। कांग्रेस के बस की नहीं है कि इस बार हम कांग्रेस के भरोसे छोड़ देंगे, हरा देंगे, वो नहीं हरा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के पास वो मंत्र है, उस मंत्र से हम देखिएगा जैसे पंजाब में किया है, हिमाचल में करके देखिए। पंजाब में ऐतिहासिक जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिमला शहर में विजय रैली भी निकाली। इस रैली में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी शिरकत की। भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन विधानसभा क्षेत्र के काला अंब और मोंगीनंद को कई सौगातें दी। मोंगीनंद पहुंचने पर विधायक राजीव बिंदल का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। विधायक बिंदल ने मोंगीनंद में उप स्वास्थ्य केंद्र व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोंगीनंद के अतिरिक्त भवन का उद्घाटन के अलावा काला अंब त्रिलोकपुर सड़क पर रामपुर जट्टा खाला पर बनने जा रहे पुल निर्माण का भी शिलान्यास किया। भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन विधानसभा क्षेत्र के काला अंब और मोंगीनंद को सौगातें दी। मोंगीनंद पहुंचने पर विधायक राजीव बिंदल का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। विधायक राजीव बिंदल ने मोंगीनंद में उप स्वास्थ्य केंद्र व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोंगीनंद के अतिरिक्त भवन का उद्घाटन के अलावा काला अंब त्रिलोकपुर सड़क पर रामपुर जट्टा खाला पर बनने जा रहे पुल निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर राजीव बिंदल ने अपने विचार साझा किए। आज हमारे काला अंब क्षेत्र के लिए एक सौभाग्य का दिन है। मोंगीनंद में हेल्थ सब सेंटर के शानदार भवन का लोकार्पण हुआ है। इसका शिलान्यास भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में हमारे द्वारा किया गया और आज उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है। स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाते हुए एक नया कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित होने वाला है। इसी प्रकार से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोंगीनंद में और नए भवन का लोकार्पण आज अभी होने जा रहा है और यहाँ पर बच्चों की संख्या भी अधिक है और यहाँ का जो साइंस व अन्य है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने यहाँ पर एक साइंस लैब बनाने की भी घोषणा की है। आज के दिन त्रिलोकपुर रोड के ऊपर एक पुल का निर्माण हो रहा है, उसका शिलान्यास भी आज होगा और हमारे इलाके के अंदर हजारों हजार जो लेबर के रूप में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे नाहन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं या हिमाचल के अन्य हिस्सों से आते हैं, उनके लिए ईएसआई हॉस्पिटल आज 94 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ईएसआई हॉस्पिटल का कार्य प्रारंभ हो रहा है। उसका भूमि पूजन भी आज होने जा रहा है। वहीं इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भाजपा रिपीट करेगी। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों के चुनाव परिणामों से मिशन रिपीट का आगाज हो गया है, जिसका हिमाचल में भी असर देखने को मिलेगा। मैं इलाका वासियों को, हिमाचल वासियों को, देशवासियों को 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के ऊपर बहुत बड़ी बधाई देता हूं और ये आगाज हो गया है। आने वाले दिनों में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर से बनने वाली है। एक महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस पार्टी हाशिए के ऊपर आकर के खड़ी हो गई है। 710 सीटों के ऊपर चुनाव होता है और कांग्रेस पार्टी देश भर में
50 से कम सीटों के ऊपर आती है। ये इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा की नीतियों के ऊपर आगे बढ़ रही है। नरेंद्र भाई मोदी का वर्चस्व सारी दुनिया में और देश में बना है। गरीब की सेवा, किसान की सेवा, मजदूर की सेवा और कोरोना में सेवा और विकास के कार्यों के बूते के ऊपर जनता ने मोदी जी को एक बार फिर अपना नेता स्वीकार किया है। ऐसा आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में फिर से होगा। तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह की 63वीं वर्षगांठ पर तिब्बती महिला संगठन की ओर से मैक्लोडगंज से धर्मशाला के कचहरी चौक तक चीन की दमनकारी नीति के खिलाफ एक विरोध रैली निकाली और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली में भारी संख्या में युवाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और तिब्बती महिलाओं ने भाग लिया। तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह की 63वीं वर्षगांठ पर तिब्बती महिला संगठन की ओर से मैक्लोडगंज से धर्मशाला के कचहरी चौक तक चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक विरोध रैली निकाली गई और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रैली में भारी संख्या में युवाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और तिब्बती महिलाओं ने भाग लिया। इस मौके पर तिब्बती महिला संगठन की अध्यक्ष तेंजिंग डोलमा ने कहा कि तिब्बती देश हमारा है और चीन को तिब्बत में तिब्बतियों के खिलाफ अपनी दमनकारी नीतियों को बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि तिब्बत के अंदर चीन द्वारा मानव अधिकार के नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये जो हर साल निकालते हैं हम मार्च 12 को, क्योंकि सन 1959 में जो चीनी ने तिब्बत को कैप्चर किया है, उस वक्त हमारे बहन लोगों ने जुलूस निकाला। उस वक्त जितना मारा गया उस टाइम, उनकी यादों, उन लोगों के यादगार के लिए और उन लोगों के थैंक यू बोलने के लिए और उन लोगों का जो एम्स है, जब तक तिब्बत देश अपना नहीं हो जाए तब तक हमारा जुलूस निकालते रहेंगे और हर एक मानवता का अधिकार जो है वो भी हमें मिले। आज जो हमारा ऊपर पैलेस का सामने जो गाड़ी का जो पार्किंग है ना, उधर से शुरू करके यहाँ अभी कचहरी तक जो तिब्बती महिला संगठन सेंट्रल और रीजनल दो मिलकर तिब्बती महिला विद्रोह दिवस 63 इयर्स का आज का दिन है, वो इसके लिए किया है। हम नहीं झुकेंगे, चाइना जितना भी कहे, हम नहीं झुकेंगे। इसके लिए मिडिल वे अप्रोच के माध्यम से हम हर हाल में अपना देश में चाहेंगे। यही हमारा इरादा है, हमारा ठान लिया है जो ऐसी है। जो यूक्रेन में जो अभी वार चल रहा है, हम लोग इनके लिए बहुत अफसोस मानते हैं। आजकल जो पीसफुली रहना चाहिए, हम लोग इतना पढ़ लिख कर, इतना मानवता का अधिकार जो हो सोच कर भी, समझ कर भी इतना किया, तो उसके लिए हम लोग बहुत अफसोस है। और तिब्बती में 1959 में यही हुआ था। तब उस तक तो इतना गैजेट नहीं था, पता नहीं चला विदेश या वर्ल्ड लोगों को। अभी तो यूक्रेन में ये पता चला, यही सेम हुआ था। लेकिन ट्रूथ प्रेवेल्स, ऐसे बोलते रहते, अपना जो मन से साफ है, अपना जो हक है वो तो मिलना चाहिए, मानव अधिकार जो है वो तो मिलना चाहिए ना। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद व प्रदेशाध्यक्ष भाजपा सुरेश कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम है और युवा हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सुरेश कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
मीडिया से मुखातिब होते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है और युवा हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और आर्थिक और सामरिक दृष्टि से लगातार मजबूत हो रहा है। आज नेहरू युवा केंद्र नाहन द्वारा यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हमारे NSS और नेहरू युवा केंद्र तथा हमारे बहुत सारे नवयुवक मंडल और डिग्री कॉलेज नाहन और संस्कृत कॉलेज नाहन के बच्चे आए थे। मुख्य रूप से हमारे जो युवा हैं, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है और जिसमें लगभग 65% जो है युवा हैं। युवा इस देश की निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में तथा नीति निर्धारण में अपनी अहम भूमिका निभाएं और लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवा आगे आए। हमारा देश जो कि विकासशील देश है और तेज गति से विकास कर रहा है, उसमें युवा भी अपना योगदान दें, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। भारत की जनवादी नौजवान सभा के शिमला शहरी सचिव अमित ने कहा कि राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों और बंदरों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला के संजौली में आवारा कुत्तों ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को बुरी तरह घायल किया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बंदर द्वारा महिला को धक्का देने के चलते भी एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिससे नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की नौजवान सभा मांग करती है कि नगर निगम शिमला आवारा कुत्तों और बंदरों की समस्या को लेकर समय रहते कोई उचित कदम उठाए, अन्यथा शहर की जनता को इकट्ठा कर नगर निगम शिमला के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारत की जनवादी नौजवान सभा शिमला शहर के अंदर लगातार कुत्तों व बंदरों की समस्या को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करती है। हम देख सकते हैं कि लगातार किस तरीके से शहर के अंदर विभिन्न वार्डों के अंदर भी अब आवारा जो कुत्ते हैं उनका आतंक जो है वो बढ़ने लगा है। पिछले कल जो है शिमला के संजौली के अंदर भी ये वाकया पेश आया है, जहां पर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को कुत्तों के द्वारा जो है नोचा गया है और बहुत सारे लोग वहां पर जो है इस कुत्तों का जो है वो शिकार हो रहे हैं। शहर के अंदर भी लगातार हम बात करें, बंदरों की समस्या भी है। पर्यटक राजधानी शिमला पहुंचते हैं तो उनके ऊपर भी जो है बंदरों व कुत्तों की द्वारा जो है वो अटैक किया जाता है। और पिछले दिनों की बात करें तो हम इससे पहले भी एक बार एक महिला को बंदर द्वारा धक्का दिया गया और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है कि किस प्रकार की नगर निगम शिमला की कुत्तों और बंदरों से निपटने के लिए उनकी तैयारी है और वो किस तरह से इस समस्या को जो है मात्र केवल समस्या समझते हैं, इसके निपटाने के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने लगातार नगर निगम शिमला की महापौर से मिलकर कुत्तों और बंदरों की समस्या और शहर के विभिन्न मुद्दों को लेकर समय समय पर बात रखी है और लोगों के बीच में भी ये बात ले जाने की बात की है कि शहर के अंदर इस तरीके की समस्याएं लगातार हैं और नगर निगम शिमला को इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। लेकिन नगर निगम शिमला का सुस्त रवैया जो नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो लोगों पर भारी पड़ रहा है। आज शहर के अंदर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें शहर के अंदर पैदल चलने के लिए भी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आवारा कुत्ते और बंदर जो टोलियां बनाकर शहर के अंदर घूम रहे हैं। भारत की जनवादी नौजवान सभा नगर निगम शिमला से ये मांग करती है कि अगर आप जो है इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करें। अगर आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो शहर की जनता को लामबंद करते हुए एक व्यापक आंदोलन हम इस नगर निगम शिमला के खिलाफ करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी पूरी प्रशासन व सरकार की होगी। राजधानी शिमला के क्रॉसिंग स्थित नगर निगम की पार्किंग में हिमाचल फर्स्ट प्रीमियर फिटनेस इवेंट मिस्टर एंड मिस हिमाचल NPC चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। एक दिवसीय इस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से तकरीबन 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। फिटनेस इवेंट में बॉडी बिल्डिंग जूनियर एंड सीनियर, मेंस फिजिक जूनियर एंड सीनियर, क्लासिक फिजिक, वुमेन फिटनेस, बिकनी डिवीजन, वुमेन फिजिक, मास्टर कैटेगरी एंड स्टार कैटेगरी शामिल रही। NPC हिमाचल हेड करिश्मा चतवाल ने बताया कि इस चैंपियनशिप को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर करना और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता चेन्नई में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। नजरों से देख लेते अगर तमन्ना थी आजमाने की, मस्त नजरों से देख लेते
अगर तमन्ना थी आजमाने की, हम तो यूं ही मर गए थे साहब, क्या जरूरत थी मुस्कुराने की। The age of 23 years, and now the bodybuilders you're watching on the last, they are the seniors. So any junior can compete in the seniors, but seniors. Music, please. On the dance, you are not permitted to wear a wristwatch, necklace, ring, bracelet. This is not permitted. Poses should be synchronized. At the same time, one time, and show it to all the judges. Relax. Elevation round, front double bicep. थोड़ा खुल जाओ, एक स्टेप पीछे ले लो, एक स्टेप पीछे, यस, थोड़ा सेमी सर्कल, फ्रंट डबल बाइसेप, Good photo, please. One good photo along the winner. Good photo, please. प्लीज सर, प्लीज स्टैंड फॉर ग्रुप फोटो। आइए प्लीज ग्रुप फोटो, तीनों के लिए तालियां जोरदार हो नीचे पर। One good photo, please. Come on. Second position goes to Saksham Thakur. And after that is Tushar Daloria. Congratulations. बॉडी सेंसेशन से जो हमारे सर आए हैं, राहुल सर, I would love him to please join the stage for a group photo. आज कंफर्म हो गया कि जब बॉडी बिल्डर खुश होते हैं तो वो स्माइल नहीं करते। तो अगर कोई भी चलिए जी, अब तो दो ही बचे हैं। गेस करिए। हाँ जी, So, as per law, if we are having less than 3 competitors in one category, so we have to emerge in the next category. So all 3, yes. 195. कितने साल के आप? 25, 26 कितने? Excuse me. 22 minutes है। Tanuja man from SMU, please come down. नाम बोलिए। साहिल शर्मा। उसके आगे बुहा भी करना है थोड़ा। 168 आप तो डरा रहे हैं भाई, पार्टिसिपेट करें, बुहा भी कीजिए थोड़ा। बहुत बढ़िया। Honorable judges, be attending please. Top 3 musicians. So make this
be on the stage. Thank you so much for the photo. Thank you so much, our sponsors. We're really proud to have. Be on the stage. Thank you so much for the photo. Thank you so much, our sponsors. We're really proud to have. Face the judges. Both the hands on the face. Face the judges. Why are you participating in music? You're a bodybuilder ना? Why? डिग्री भी रखते हैं बॉडीबिल्डिंग की है। हर जगह थोड़ी कुछ जाना है। Face the judges. Both the hands on the face. Face the judges. Why are you participating in music? You're a bodybuilder ना? Why? डिग्री भी रखते हैं बॉडीबिल्डिंग की है। हर जगह थोड़ी कुछ जाना है। One more last call. Last call for tag number 114. Last call for tag number 114. जल्दी आइए भाई प्लीज है। Face the judges. Face the judges. सभी के लिए आइए ग्रुप। अब रुकिएगा भाई, ग्रुप फोटो के लिए रुक जाइए भाई। हेलो भैया प्लीज ऐसा मत करें, मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें, दिल पे लगती है हमें। Stop music. 114. What's your name? Hitesh. Put the hands on the base, face the judge. Thank you. Fall back, please. पीछे होगा भाई, मैंने सब बहुत आईफोन देख लिया पीछे। थैंक यू सो मच। आप पीछे से वीडियो बना सकते हैं, हमारे वीडियोग्राफर और हमारे जजेस को दिक्कत हो रही है प्लीज।
दोनों हाथ कमर पे, दोनों हाथ कमर पे भाई। Thank you. Fall back, please. थोड़ा जगह बनाइए ठीक है भाई। और थैंक यू। Hold the hand. Face the judges with both the hands on the waist. तो चलिए जी, फाइनली द विनर ऑफ दिस ओपन कैटेगरी एंड द अवार्ड गोज टू ट्रैक नंबर 007 हमारे जेम्स बॉन्ड में। तालियां होनी चाहिए यार। और बॉडी सेंसेशन की तरफ से भी भैया, ये आपकी प्री वेडिंग करके देंगे आपको, ओम वाले इन्होंने प्रॉमिस किया मुझे अभी प्री वेडिंग करके देंगे। और साथ ही में बॉडी सेंसेशन की तरफ से कूल प्राइजेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं भाई। वीसी एवरीबॉडी कम फॉरवर्ड। ओपन मैन फिजिक, लास्ट कॉल फॉर ओपन मैन फिजिक भाई, बड़ा बड़ा दोस्त। गुड, ब्रीथ आउट कपिल। एक तो आप टैग नंबर वाइज खड़े होइए सर प्लीज। नहीं, 172 सर, 172 सर। आइए सर, दोनों गाने हो गए। हाँ जी, तो 007 जेम्स बॉन्ड या 047 भैया भाई, 5th प्लेस बैक इन दिस ओपन कैटेगरी। Fourth place, sir. Fourth place in this category goes to tag number 125. Tag number 125, please come on front. जोर तालियां दे भाई। गाजर के पीछे जूत ही नहीं देख रही है भाई। प्रोटीन के डब्बे और साथ ही में मिल रहा है भाई BCAA। वाह, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग फ्लेवर है सर। देखिए मैंने पी के देखा, मतलब वर्कआउट नहीं होगा। Open bodybuilding category, please get ready. Second place, sir. Tag number 047, दोनों तालियां हो जाए। और साथ ही में सबसे ज्यादा मैं फीमेल्स को बोलना चाहूंगी, फीमेल्स एथलीट्स जो भी हैं हमारे, दैट कीप ऑन कम्पीटिंग, डोंट गिव अप। आपको स्टेज से ही स्टार्ट करना है एंड देन यू हैव टू सेट अप गुड गोल्स एंड हायर गोल्स एंड स्टेप आउट फ्रॉम हिमाचल ऑल्सो। एंड उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत प्लस सब कुछ नॉलेज रखना है अपनी पोजिंग एंड। Thank you. Thank you so much, athletes. All the very best and congratulations to each and everyone. Now, What's the future you are seeing in upcoming moments you are watching in Nashville? Thank you so much. I would really like to thank Mr. Hemant sir and Karishma and Archit also, जिन्होंने कि ये बहुत ही बढ़िया एक प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया है APC का। And I would like to congratulate all the athletes who are here and जिन्होंने इतनी तैयारी के साथ और साथ ही में स्पार्टन की तरफ से भाई टैग नंबर 160 को मिलने वाला है द सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। टैग नंबर 160 फिर से कर दो तालियां सभी कंटेस्टेंट्स के लिए। हाँ जी मित्रा जी, हाँ जी क्या बात है, तालियां।
Abhishek Singh from Delhi. Tag number 160 जनता तालियां बजाएंगे आजी। I request our Water time you was right. Face the ear. Back here. Face the judges. Face the judges. Come over on the deep side. Come over. On this side. So back line to be named. Do it right. Face the rear. Face the judges. Pitch 167. 167 pitch 159. सर इसमें लगभग 150 से 180 तक की रजिस्ट्रेशन हमारे पास आई हैं और जो मेन उद्देश्य है ये यही है कि युवाओं को ड्रग्स से दूर रखकर उनको मोर है जो फिटनेस और लाइफस्टाइल की तरफ ले जाना हमारा मेन उद्देश्य है। जी बिल्कुल, ये IFBB जो सीरीज है एमेच्योर ओलंपिया एंड ऑल का, ये उसका फर्स्ट स्टेप है। सो आज जितने भी हमारे विनर्स होंगे वो आज पहली सीढ़ी जो है वो क्लाइंब कर जाएंगे और उसके बाद दे विल बी गोइंग फॉर नेशनल्स जो कि चेन्नई में होगा। उसके बाद दे विल बी गोइंग फॉर ओलंपिया स्टेज, एमेच्योर ओलंपिया स्टेज दैट विल बी हेल्ड इन दिल्ली एंड मे बी इन मुंबई। और जो इनको बाकी प्राइजेस भी मिल रहे हैं, कैश प्राइज मिल रहा है, साथ ही साथ इनको सप्लीमेंटेशन मिल रही है और इनको फ्री पोर्टफोलियो शूट मिल रहा है जितने भी हमारे विनर्स होंगे। और साथ ही साथ इनको एक कंबाइंड एजुकेशनल कोर्स दिया जा रहा है, फिटनेस इंडस्ट्री का जो कोर्स होता है। जी, जो फर्स्ट नंबर पे रहेंगे एज आई सेड कैश प्राइज प्लस सप्लीमेंट स्टैग वर्थ ₹11,000 रुपीज। साथ ही साथ जो उनको एजुकेशनल कोर्स मिल रहा है दैट इज ऑल्सो वर्थ ₹35,000 रुपीज। और साथ ही साथ जो उनको पोर्टफोलियो शूट मिल रहा है दैट इज नियर अबाउट 15,000 to 16,000 रुपीज। और साथ में दे विल बी स्कोरिंग देयर मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट इज गोल्ड मेडल अलॉन्ग विद द ट्रॉफी एंड द सर्टिफिकेट। शिमला स्थित माकपा कार्यालय में हिमाचल किसान सभा के राज्य कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। सभा के राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में माकपा विधायक राकेश सिंघा भी मौजूद रहे। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसानों ने अपने आंदोलन को जारी रखा। मजबूरन सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। डॉक्टर तंवर ने कहा कि केंद्र सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को प्रस्तावित हड़ताल में किसान सभा भी भाग लेगी। बैठक में किसान सभा के आगामी कार्यक्रमों और आंदोलनों की रणनीति भी तैयार की गई। आज हिमाचल किसान सभा की राज्य कमेटी की विस्तारित बैठक है जिसमें हर जिला से राज्य कमेटी सदस्य एवं वहां की जो सक्रिय साथी है वो इस कमेटी के अंदर भाग ले रहे हैं। इसमें जो एक सबसे मुख्य मुद्दा है कि पिछले काफी समय से जब से संयुक्त किसान मोर्चा का दिल्ली के अंदर मोर्चा लगा था उसके बाद मजदूर और किसान संगठनों ने मिलकर के पूरे देश के अंदर जो एक माहौल बनाया कि जो एक मेहनतकश जनता है उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा था सरकार की नीतियों का और 3 काले कृषि कानूनों का, उसके खिलाफ
और जो एक मजदूरों के जो बड़े संघर्षों के बाद जो कानून बने थे, उनको 4 कोर्ट्स के अंदर जो कन्वर्ट किया गया था, उन सभी मुद्दों को लेकर के जो अभी 28 और 29 मार्च को पूरे भारतवर्ष के अंदर एक बहुत बड़ी आम हड़ताल होने जा रही है, उसमें हिमाचल किसान सभा भी हर जिला के स्तर के ऊपर जो मजदूर संगठन हैं उनके साथ मिल करके उसमें एक भाग लेगी। तो एक आज की बैठक का एक ये मुख्य मुद्दा है। और साथ साथ में क्योंकि 2021-22 की जो सदस्यता है किसान सभा की, वो अभी 30 अप्रैल तक चलेगी और ये वर्ष किसान सभा का सम्मेलनों का वर्ष है। जैसा आप लोग जानते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 में बनी, उनका 35वां जो राष्ट्रीय महासम्मेलन है वो केरल में दिसंबर में होने जा रहा है। उससे पहले पूरे देश के अंदर गांव में, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर सम्मेलन होंगे। तो इस पूरे साल का इसके अंदर एक शेड्यूल भी बनने जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में भी जुलाई के दूसरे सप्ताह में, सेकंड सैटरडे संडे के अंदर राज्य सम्मेलन होगा। और आज इस विषय पे भी बातचीत हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो विशेष मुद्दे हैं, हिमाचल प्रदेश का जो किसान बागवान जो उत्पादन करता है, सेब के अंदर जो कई किस्म के संकट हैं कि उसकी इंपोर्ट ड्यूटी को कम से कम जो 100% बढ़ाने की बातचीत हो रही थी, जो अभी तक नहीं हुई, जिसको प्रधानमंत्री ने एक अलावा जो इसके अंदर जो 3 किस्म के एक सरकार ने MIS के तहत रेट फिक्स करना था 60, 44 और 24 रुपए के ऊपर, जो इनपुट कॉस्ट थी, विशेष रूप से जो कीटनाशक दवाइयां हैं और फर्टिलाइजर, उसमें जो सब्सिडी थी, अभी जो हाल ही में बजट आया है तो फर्टिलाइजर के अंदर 25% उसके अंदर यूनियन बजट के अंदर उस सब्सिडी को कम कर दिया गया है। और हम हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कि जो हमारा यहाँ का दूध उत्पादक है उसको भी 17 रुपए से 22 रुपए तक जो रेट मिलता था उसमें केवल 2 रुपए की वृद्धि की गई। जो अभी मिल्क फेड के माध्यम से एक मांग है कि उसको कम से कम 40 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य किया जाए। और उसके अलावा जो अन्य क्रॉप्स हैं, विशेष रूप से जो टमाटर हैं और सब्जियां हैं, उस पर आधारित उद्योग लगे, उसके लिए उसके लिए स्टोरेज की, एक कोल्ड स्टोरेज की और सी स्टोरेज की एक व्यवस्था हो। और उनके ऊपर भी केरल के पैटर्न पे, जहां पर 16 किस्म की सब्जी और फलों के ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, हिमाचल प्रदेश की सरकार भी दे, वो एक मुख्य मुद्दा है। और हिमाचल प्रदेश में जो अनाज पैदा होते हैं उसमें जो मक्की के ऊपर एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा। ये सारे मुद्दों को लेते हुए और दूसरी तरफ संगठन को एक मजबूत करते हुए और एक ऐसी एक किसान सभा के माध्यम से जिसमें कोई भी आम जो किसान बागवान है जो कृषि के साथ जुड़ा हुआ है, और ये पार्टी पर आधारित ये संगठन नहीं है, इसमें कोई भी इसका सदस्य बन सकता है। तो इस बार उम्मीद है कि 60 से 70 हजार की सदस्यता के साथ हर जिला के अंदर सम्मेलनों के साथ किसान सभा राष्ट्रीय महासम्मेलन 35वें में केरल के अंदर इसमें भाग लेगी। ये स्वास्थ्य शिविर है और ये हम पिछले लगभग 5 वर्ष से लगा रहे हैं। और बीच में 2 वर्ष कोरोना की वजह से हमें जो अनुमति नहीं मिली तो हम शिविर नहीं लगा पाए। ये जो डॉक्टर की टीम है मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से आई है और हम उनके बहुत थैंकफुल हैं। इन्होंने अपने एक्सपर्ट लोग यहाँ पे भेजे हैं। इसमें हम BMD, रैंडम शुगर, ECG इस तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बीमारियों के लेकर डॉक्टर अपनी जो सलाह है निःशुल्क लोगों को दे रहे हैं। हम आभारी हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली के और एट द सेम टाइम दिगंबर जैन सभा के भी हम आभारी हैं जिन्होंने हमें ये स्थान उपलब्ध करवाया। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।